ट्रिलियन डॉलर मार्केट है, उसका हमें हिस्सा बनना पड़ेगा। Nambi Narayanan, Project Director of Cryogenic, Project Director of Second Stage, Project Director of Fourth Stage, Associate Project Director PSLV। इसरो के चंद्रयान आदित्य मिशन की सफलता लेने को आज जब राजनेताओं में आपाधापी मची है, दूसरी ओर इसरो अपने सफल अंतरिक्ष मिशनों के दम पर विश्व में अपनी धाक जमा रहा है। अपने सीमित संसाधनों और मिनिमम बजट में यह वही देश है जिसकी परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मौत आज भी रहस्य बनी हुई है, जो दशकों पूर्व देश को परमाणु सुरक्षा कवच देने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। इसी देश में इसी रॉकेट प्रोग्राम को इसी देश के चंद राजनेताओं पुलिस ने विदेश से मिलकर किस तरह लगभग न मात्र 2 दशक पीछे धकेल दिया, बल्कि दुनिया के महान वैज्ञानिक के साथ अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए कैसी अमानवीय कृत्य किया। आज कहानी रॉकेट टेक्नोलॉजी में उल्लेखनीय योगदान देने वाले नंबी नारायण की। मैं एक रॉकेट साइंटिस्ट हूँ। नमस्कार, प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूँ रमन कुमार। 12 दिसंबर 1941 को तमिलनाडु के नागरकोइल में डॉक्टर नंबी नारायण का जन्म हुआ था। अपने नारियल के कारोबारी पिता की छठी संतान नारायणन ने त्यागराजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मदुरई से इंजीनियरिंग की डिग्री ली। अमेरिका के ब्रिस्टल विश्वविद्यालय से रॉकेट तकनीक का अध्ययन करने के लिए इन्हें स्कॉलरशिप मिली। 3 साल का शोध मात्र 10 महीने में पूरा किया। फिर इसरो से जुड़कर रॉकेट लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी पर काम शुरू। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इनके शोध निदेशक प्रोफेसर लुइगी क्रोको ने नासा में इन्हें काम करने के लिए इनके नाम की सिफारिश की, पर विक्रम साराभाई के देश के लिए काम करने के आह्वान पर वे स्वदेश आ गए। तब भारत को रॉकेट टेक्नोलॉजी के लिए हाइड्रोलिक प्लांट की जरूरत थी, जिसकी कीमत जितनी थी देश वह वहन करने में तब सक्षम नहीं था। 1971 में नारायणन इस प्लांट के लिए स्कॉटलैंड गए, जहां कर्नल क्लीवर को इसके लिए कन्विंस कर लिया कि उन्हें इस प्लांट की जरूरत है, पर उनका देश अभी सक्षम नहीं कि वह इतनी कीमत अदा कर सके, और फिर अपनी जरूरत बताकर उनसे यह मुफ्त में गिफ्ट रूप में प्राप्त कर लिया। अब देश को क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत थी। क्रायोजेनिक क्रायोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठंडा करना। रॉकेट में उपयोग किया जाने वाला ईंधन काफी गर्म और उच्च तापमान पर कार्य करता है। रॉकेट ईंधन से जल न जाए, इसलिए इंजन में लिक्विड फ्यूल तरल ईंधन का उपयोग किया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के मिश्रण का उपयोग होता है। ईंधन का तापमान -200 से नीचे रखा जाता है, क्योंकि इतने ही तापमान में हाइड्रोजन गैस तरल अवस्था प्राप्त कर लेती है। 1991 में तत्कालीन सोवियत संघ से भारत सरकार ने क्रायोजेनिक इंजन और इसके तकनीक लेने का समझौता किया, पर अमेरिका ने इसे MTC यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल कानून का उल्लंघन करार देकर इसका विरोध किया, क्योंकि तब भारत अमेरिका से ही उसकी मुंहमांगी कीमत पर यह खरीदता था, और भारत इस तकनीक में आत्मनिर्भर हो अमेरिका ऐसा क्यों चाहता। आखिर रूस से कई दौर की वार्ता के बाद बिना तकनीक के 4 इंजन केरल की एक कंपनी केरल हाईटेक टेक्नोलॉजी को बेचने पर सहमति बनी। नंबी नारायण इस रॉकेट टेक्नोलॉजी और लिक्विड फ्यूल तकनीक पर काफी काम कर चुके। कहा जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष मिशन को रोकने को जब अमेरिका के पास और कोई चारा न चला, तो उसने अपनी गुप्तचर एजेंसी को तत्कालीन केरल सरकार के कुछ राजनेताओं से संपर्क कर नंबी को फांसने का षड्यंत्र रचा। अक्टूबर 1994 में केरल पुलिस ने मालदीव की एक महिला मरियम रशीदा को वीजा की तय अवधि से अधिक समय तक भारत में रहने का मामला दर्ज किया, और एक अन्य मालदीव की ही बैंक अधिकारी फौजिया हसन को गिरफ्तार किया, और आरोप लगाया कि इसरो के वैज्ञानिकों ने इन दोनों के साथ रॉकेट टेक्नोलॉजी की जानकारी पाकिस्तान के लिए बेची। इन पर हनी ट्रैप का भी आरोप लगाया। 30 नवंबर 1994 को केरल पुलिस के 3 अधिकारी नंबी नारायण के घर गए और बताया कि उनके उच्चाधिकारी उनसे पुलिस स्टेशन में बात करना चाहते। नंबी को लेकर वे पुलिस थाना आए, जहां
कोई उच्चाधिकारी मौजूद नहीं। उन्हें एक बेंच पर बैठकर प्रतीक्षा करने को कहा। रात में उसी बेंच पर बैठे बैठे उन्हें नींद आ गई। सुबह जब नींद खुली तो उन्हें बताया गया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके विरुद्ध ऑफिशियल सीक्रेट लॉ के उल्लंघन, भ्रष्टाचार समेत कई मामले दर्ज किए। एसआईटी और फिर आईबी ने मामले की जांच शुरू। नायक को खलनायक बनाकर संचार माध्यमों ने इसे परोसना शुरू कर दिया। उन्हें देशभक्त, देशद्रोही, देशभक्त वैज्ञानिक को गद्दार, देशद्रोही साबित किया जाने की होड़ लगी। जांच के दौरान पुलिस ने इनके साथ, तब जबकि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ऐसा किया गया हो और राजनेताओं का बर्दाश्त पुलिस पर हो, तो किस तरह की यंत्रणा की होगी समझा जा सकता। नारायणन ने स्वयं कई जगह उल्लेख किया है कि उन्हें 30-30 घंटे खड़े होकर सवालों का जवाब देने को कहा जाता था और फिर एक बिछावन से बांधकर छोड़ दिया जाता था। चूंकि मामला बेहद ही गोपनीय जानकारी का था, तो एसआईटी और आईबी से लेकर मामला देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपा गया। 50 दिन बाद 19 जनवरी 1995 को नारायणन को न्यायालय से जमानत। 1996 में सीबीआई ने लगभग 2 साल की जांच के बाद 104 पन्नों की अपनी रिपोर्ट अदालत में, सीजीएम की अदालत में सौंपी, जिसमें कहा गया कि न तो इसरो के गोपनीय कागजात चुराने का कोई साक्ष्य है, न रुपए के लेन देन का, और पूरा ही मामला मनगढ़ंत और फर्जी। यह भी कहा जाता है कि आईबी के तब के निदेशक इस दौरान सपरिवार अमेरिका सेटअप हो गए, क्योंकि कहा जाता है कि यह इसमें उनकी भी संलिप्तता थी। पर मामला पराजित था तो सीबीआई की जांच के विरुद्ध केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में केरल सरकार की अपील खारिज कर दी कि अब दोबारा जांच की आवश्यकता नहीं है। तब नारायणन ने केरल सरकार के अधिकारियों पर उन्हें गलत ढंग से फंसाने का मुकदमा केरल हाई कोर्ट में किया। केरल की हाई कोर्ट ने नारायणन की अपील को खारिज कर दिया। केरल हाई कोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध नारायणन फिर सुप्रीम कोर्ट गए, जहां 14 सितंबर 2018 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र, AM खांडलेकर, DY चंद्रचूड़ की पीठ ने इनके पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि नारायणन के साथ जो कुछ भी हुआ वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ और इन्हें इसका सम्मान वापस दिया जाना चाहिए, और जहां कहीं भी इनके विरुद्ध कुछ लिखा गया है उसे तत्काल हटाया जाए तथा मुआवजे के तौर पर इन्हें फंसाने वाले अधिकारियों से 1 करोड़ 30 लाख की रकम वसूल कर इन्हें दिया जाए। यदि उनके पास वह रकम न हो तो उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाए। आज भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जिस तकनीक की सफलता के कीर्तिमान कर रहा है वह नारायणन के शोध के आधार पर ही। पर सवाल है कि देश को करीब 2 दशक पीछे धकेल दिया गया। देश के चंद राजनेताओं ने अपनी चंद रुपयों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए जिस व्यक्ति के शोध पर देश को गर्व होना चाहिए था, उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया कि वह शोध के बदले लगातार करीब 2 दशक न्यायालयों का चक्कर काटता रहा, अमानवीय यंत्रणा झेलता रहा, मानसिक यंत्रणा झेलता रहा और एक महान प्रतिभा अनुसंधान के बदले कचहरियों के चक्कर खाता रहा। आखिर नारायणन को 2019 में भारत की सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित कर उन्हें उनकी प्रतिष्ठा को वापस दिलाने का प्रयास किया। पर क्या वे अमानवीय अत्याचार, वह मानसिक यंत्रणा की दौर की वापसी संभव है? और आज भारत जहां अंतरिक्ष क्षेत्र में पहुंचा है वह 2 दशक पूर्व ही पहुंच सकता था। तो राजनेताओं के इस कुत्सित षड्यंत्र के पीछे, देश को पीछे धकेलने की यह राजनीति कैसी राजनीति है? आज बस इतना ही। धन्यवाद। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले